इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा राजन और संगीता अपना हनीमून मनाने दार्जिलिंग गए और गायब हो गए। जब ये खबर पुलिस तक पहुंचती है तो शुरू होती है तलाश। ये दोनों आखिर गायब कहाँ हो गए? इन्हें जमीन निकल गई या आसमान? मैं भी वही सोच रही हूँ एसीपी सर। इस घटना से तो हमारा दार्जिलिंग बदनाम हो जाएगा। हमें उनको ढूंढना ही होगा। एग्जैक्टली इंस्पेक्टर कामिनी। तभी हवलदार लालू पटेल भागता हुआ आता है और बताता है, सर सर सर। अरे क्या हुआ है? पहले सांस तो ले लो, फिर बोलना। लाश मिल गई सर, राजन की लाश मिल गई। क्या लाश? और वो उसकी पत्नी, क्या नाम है? हाँ, संगीता। नहीं, उसकी लाश नहीं मिली। एसीपी राठौर फौरन इंस्पेक्टर कामिनी और हवलदार लालू के साथ मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं। ये तो डकैती का मामला लग रहा है, क्योंकि सारा सामान चोरी हो चुका है। नहीं, जब तक इसकी पत्नी नहीं मिल जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उसके घर पर खबर कर दो। इधर दार्जिलिंग के पोस्टमार्टम हाउस में राजन के शव की जांच जारी थी। एसीपी राठौर और इंस्पेक्टर कामिनी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार करने लगे। सर, सिर पर गहरे वार के निशान हैं। मौत धारदार हथियार से हुई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं है। मतलब हमला अचानक किया गया था और शायद कातिल जान पहचान वाला ही था। मतलब ये कोई लूटपाट नहीं, कोई पर्सनल दुश्मनी का मामला है। या फिर पति पत्नी के रिश्ते में कुछ गड़बड़ थी। सब अपने अपने कयास लगा रहे थे और इसी बीच उधर दूसरी ओर पुलिस को एक सूचना मिलती है। संगीता एक अनजान शहर में देखी गई थी, दार्जिलिंग से सैकड़ों किलोमीटर दूर। लेकिन वो वहां आखिर पहुंची कैसे? एसीपी राठौर ने तुरंत उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया और उसे दार्जिलिंग बुलाया गया। संगीता पुलिस स्टेशन में अपना बेजान चेहरा लिए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बदहवास थी। बताओ, क्या हुआ था? हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, पर वो आगे निकलते चले गए और मुझे अचानक दो लोगों ने पकड़कर बेहोश कर दिया। तो तुम कह रही हो राजन तुम्हें ट्रैकिंग के दौरान छोड़कर चला गया? हमें ट्रैकिंग पसंद थी। हम 20 तारीख को आए थे और 23 को ये सब हुआ। फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक अनजान शहर के एक ढाबे पर थी। तो तुमने पुलिस को सूचना नहीं दी? मैं शॉक में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमारा सारा सामान गायब है, कुछ भी नहीं मिला। एक एक पैसा और गहने सब कुछ लुट गया। लेकिन संगीता की आंखों में आंसू कम थे और अपने खोए हुए गहनों का दुख ज्यादा। पुलिस का शक गहराने लगा। तभी ट्रैकर ग्रुप से आई एक अहम वीडियो क्लिप ने इस केस को पलट कर रख दिया। सर, ये देखिए, 23 मई की सुबह 11:07 पर राजन और संगीता दोनों इस झरने के पास हैं, हंसते हुए साथ साथ। आगे देखो, शायद कोई सबूत मिल जाए। पूरी वीडियो देखी गई, लेकिन उससे कुछ खास पता नहीं चला। हालात और संगीता के बयानों में फर्क साफ साफ दिख रहा था। लेकिन अब एसीपी राठौर की टीम ने खेल को समझने का फैसला कर लिया था। कामिनी, संगीता की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। किससे बात कर रही थी, कब, कितनी देर? सर, ये देखिए, शादी से पहले और बाद तक एक नंबर है जिससे सबसे ज्यादा बातचीत हुई है। नाम है महेश और 2 और नंबर्स हैं, परम और करम। तीनों से लगातार संपर्क में थी। 23 तारीख को रात 1:07 तक महेश से 34 मिनट लंबी कॉल पर बात हुई है। 34 मिनट? अपने पति के लापता होने के बाद या उसके मारे जाने से ठीक पहले? और फिर कहती है कि डर गई थी। ये मामला अब सिर्फ शक का नहीं, साजिश का है। पुलिस ने अब राजन के परिवार से भी बातचीत की। हमें तो पहले से ही शक था
हमारी बहू घंटों किसी से बात करती रहती थी। हम बोले भी पर राजन ने कभी ध्यान नहीं दिया। कहता था माँ तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। राजन भोला था, प्यार में अंधा हो गया था। राजन के दोस्तों से भी पूछताछ हुई। सर, शादी तो जबरदस्ती हुई थी। संगीता का दिल कहीं और था। उसने खुद कई बार बताया था कि वो किसी और को चाहती है, पर माँ बाप की मर्जी के आगे झुक गई। शादी से पहले के कुछ हफ्ते संगीता अपने पुराने प्रेमी महेश से कॉल पर बात कर रही थी। अगर राजन रास्ते से हट जाए तो हम अपने तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। तो हटा दे उसे। तू इंदौर से बहुत दूर निकल, कोई तुझे नहीं पहचानेगा। मेघालय जैसी जगह चुन या दार्जिलिंग। मैं सब कुछ प्लान कर लूंगी, तुम 2 लोगों का इंतजाम करो, भरोसेमंद होने चाहिए। शादी के बाद महेश परम और करम को शामिल करता है। संगीता उन्हें 50,000 रुपए देती है, टिकट और रहने और काम के लिए। तुम्हें बस वही करना है, राजन को रास्ते से हटाना है। सब मेरी बात मानना, समय जगह सब कुछ मैं तय करूंगी। और हथियार मैं गुवाहाटी से चाकू लेकर आऊंगा, कोई शक भी नहीं करेगा। 23 मई की सुबह सब कुछ तय था। राजन और संगीता ट्रेकिंग ट्रेल पर थे, एक झरने के पास। वाह संगीता, ये जगह तो शानदार है, चलो एक सेल्फी लेते हैं। वो दोनों हंसते हुए फोटो लेते हैं। मैं जरा पानी भरने जा रही हूँ, तुम यहीं पर रहो। संगीता दूर जाती है, झाड़ियों के पास। उधर 3 परछाइयां छुपी हुई थी, महेश, परम और करम। अब एक लड़का राजन को पीछे से आवाज देता है। भाई साहब, पीछे से रास्ता बंद है, इधर से आइए। राजन मुड़ता है और तभी झाड़ियों से 3 झपट लेते हैं। तेज चाकू से एक वार किया जाता है, पहले सिर पर, फिर सीने में और फिर पैर पर। राजन कुछ बोल भी नहीं पाता, खून के साथ वो जमीन पर गिर पड़ता है। नीचे फेंको इसे, जल्दी। तीनों मिलकर घायल राजन को खाई में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद संगीता नीचे आती है। उसका चेहरा शांत था, आंखों में शिकन तक नहीं थी। वो धीरे से राजन के पैसे, घड़ी और गोल्ड चेन निकालती है ताकि मामला डकैती जैसा लगे। तू जल्दी कर, कोई देख ना ले। जल्दी में संगीता का स्टॉल एक झाड़ी में अटक जाता है और वहीं छूट जाता है। अब निकलो, शहर छोड़ दो। 48 घंटे तक कोई संपर्क नहीं, फिर अगले प्लान पर बात करेंगे। पुलिस को अब समझ आ चुका था, ये सिर्फ हत्या नहीं, एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी। लेकिन अभी खेल पूरा नहीं हुआ था। कातिल अब भी खुलेआम घूम रहे थे, जिनका पता शायद सिर्फ संगीता को ही होगा। संगीता, तुमने कहा था कि सिर्फ तुम और राजन ट्रैकिंग पर थे, लेकिन तुम्हारे होटल रिकॉर्ड तो कुछ और ही कह रहे हैं। मैं नहीं जानती। ये देखो, 3 फ्लाइट्स के टिकट, इंदौर से गुवाहाटी, एक ही दिन। तुम्हारे साथ महेश, परम और करम। और सर, मैंने हर जगह के सीसीटीवी चेक किए हैं, होटल के सीसीटीवी में दिख रहे हैं। ये देखिए, ये किराए की जीप में झरने की ओर जाते हुए। तारीख है 23 मई, सुबह 10:12। पुलिस ने संगीता को घेर लिया था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो चुप थी, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग हमेशा पीछे छूट ही जाता है। बाकी तीनों के बारे में तुम खुद बताओगी या हम तुम्हें टॉर्चर करें? नहीं, मैं बताती हूँ। संगीता ने बारी बारी महेश, परम और करम तीनों के बारे में बताया। पुलिस ने महेश, परम और करम को एक एक करके धर दबोचा। तीनों को अलग अलग रखा गया, लेकिन कुछ ही घंटों में एक के बाद एक टूटने लगे। आज सब कुछ क्लियर हो चुका है। तुम्हारे दोनों साथी और तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे खिलाफ सब कुछ बता दिया है। संगीता ने सब बता दिया? हाँ और क्या, जो औरत अपने पति की ही नहीं हुई वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? महेश उदास हो गया और फाइनली बोलना शुरू कर दिया। हमें लगा था लाश खाई में फेंक देंगे तो
जानवर खा जाएंगे, कोई सबूत नहीं बचेगा। लेकिन ये जंगल भी हमारे गुनाह पर चुप नहीं रहा। उधर परम भी बोला। हमें सिर्फ एक धक्का देना था, संगीता ने कहा था कि वो सब संभाल लेगी। करम भी बोला। हमें 50,000 रुपए मिले थे, हम बेवकूफ बन गए। अब पुलिस के पास बयान, सबूत और गवाह सब कुछ था। अदालत में जब संगीता को कटघरे में खड़ा किया गया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू पछतावे के नहीं बल्कि चोरी पकड़े जाने के थे। हाँ, मैंने ही किया, क्योंकि मैं मजबूर थी। कोई मेरी सुनता ही नहीं था। मैं पिंजरे में थी। राजन से प्यार नहीं था मुझे, लेकिन जबरदस्ती उससे शादी करवा दी गई। इस परिस्थिति से निपटने के तुम्हारे पास 1000 तरीके हो सकते थे, लेकिन तुमने एक मासूम की जान लेना जरूरी समझा। अदालत में पेश किए गए सबूतों ने संगीता के झूठ की परतें उधेड़ दी। चाकू जो झाड़ियों से बरामद हुआ, संगीता का स्टॉल जो झरने के पास मिला, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल लॉग्स और आखिर में इकबाले जुर्म। दार्जिलिंग हनीमून मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। क्या कोई पत्नी सिर्फ इसलिए पति की हत्या कर सकती है क्योंकि वो प्यार नहीं करती थी? प्यार में आजादी की तलाश, लेकिन गलत रास्तों से पाई गई आजादी सिर्फ जंजीर बनती है। राजन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका रोता बिलखता परिवार है। उनको जवाब कौन देगा कि आखिर उनके बेटे की गलती क्या थी? पति पत्नी का रिश्ता इस जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों का होता है। हर जन्म एक दूसरे को पाने की ख्वाहिश। मगर क्या हो जो इसी जन्म में दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद ना करें? हे राम, लाश की हालत तो बहुत बुरी है। आपने इसे कब देखा? घर से बदबू आ रही थी तो हमने आप लोगों को कॉल किया। कामिनी, तुम आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। ये भी पता करो कि घर में इन दोनों के अलावा और कौन कौन रहता है। यस सर। कहकर कामिनी आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगती है। इंस्पेक्टर राठौड़ वहीं पर कुछ क्लू ढूंढने लगते हैं। उनके हाथ एक फैमिली फोटो लगती है जिसे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास रख लेते हैं। सर, पड़ोसियों से पूछताछ करने पर एक बात सामने आई है कि उनकी पत्नी गायब है और पड़ोसियों ने फोन करने की कोशिश की मगर फोन भी नहीं लग रहा है। ओह, तो पहले उनकी पत्नी को ढूंढा जाए ताकि सारी बातें सामने आ जाए। बाप बेटी की मौत हो गई और पत्नी गायब है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि लालू पटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ गए। रिपोर्ट पढ़कर इंस्पेक्टर राठौड़ ने उसे कामिनी की ओर बढ़ाया। कामिनी ने रिपोर्ट देखी और मुस्कुरा दी। मीता, आज रात मेरे बॉस खाने पर आ रहे हैं। उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना। क्या स्पेशल बनाऊं? महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, मेरे पास पैसे भी नहीं बचे। तुम्हारी इतनी सी तनख्वाह में गुजारा करना नामुमकिन है। अरे इसीलिए तो उन्हें घर पर बुलाया है। प्लीज तुम मैनेज कर लो ना, मेरे प्रमोशन का सवाल है। प्रमोशन की बात है तो मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। राम जाने माँ बाप ने क्या देखकर मुझे तुम्हारे पल्ले बांध दिया था। ये लो 1000 रुपए और कुछ बढ़िया सा बनाओ। पैसे रहते हैं फिर भी बातें सुनते हो। अब आप बेफिक्र रहिए, उनके लिए स्पेशल लखनवी खाना बनेगा जिसे वो उंगलियां चाटते हुए खाएंगे। ये हुई ना बात। पूर्वी कहाँ है? पूर्वी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई है। ये क्या, रात के 11 बज रहे हैं और जवान लड़की अभी घर के बाहर घूम रही है। तुम भी ना कभी नहीं बदल सकते हो, वही पुराने जमाने की सोच। कहते हुए मीता ने अपने पति को चुप करा दिया। दरअसल 45 साल के रवि की 36 वर्षीय मीता दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी बेटी को जन्म देते समय मर गई थी। रवि की दूसरी शादी उसकी पत्नी की बहन से हुई थी। वो कभी भी अपने इस रिश्ते से खुश नहीं थी। ऊपर से हमेशा पैसों की कमी का रोना रहता था। मगर इन सब के बावजूद उसका रहन सहन कुछ इस तरह था कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वो 36 साल की है।
अगले दिन भी जब ऑफिस से लौटते वक्त रवि अपने साथ अपने बॉस विवेक को लेकर घर पहुंचा, तो मीता बहुत ही अच्छे से रेडी हुई थी। सर आइए, मीट माय वाइफ मीता। और मीता ये हैं। हेलो विवेक सर, कैसे हैं आप? बहुत सुना है आपके बारे में। ये कहते हुए उसने अपना हाथ विवेक की ओर बढ़ाया। जैसे ही विवेक ने उससे हाथ मिलाया, मीता ने धीरे से उसका हाथ दबा दिया और आंख मारकर उसका वेलकम किया। रवि का सर विवेक वैसे ही दिल फेंक था। ऐसे में मीता की ओर से बढ़ाया गया कदम उसके लिए तो जैकपॉट से कम नहीं था। तभी उन दोनों की बेटी पूर्वी वहाँ पर आ गई। विवेक उसकी खूबसूरती में खो गया। लगता है आज सब कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। आप जैसे मेहमान हो तो सब कुछ स्पेशल ही होता है। डिनर के बाद उसने डिनर की भरपूर तारीफ की और फिर से मिलने का वादा करके वहाँ से चला गया। वो अगले दिन दोपहर में रवि के घर पहुँच गया। अरे सर, आप यहाँ? रवि तो ऑफिस में है। यही दरवाजे पर खड़ा रखोगी या फिर अंदर आने को कहोगी? वैसे भी मैं तुमसे मिलने आया हूँ, रवि से नहीं। ये कहते हुए विवेक ने अंदर आकर दरवाजा बंद किया और मीता की ओर एक तोहफा बढ़ा दिया। ये मैं कल रात को ही आपके लिए लेकर आया था, मगर देना भूल गया। फिर सोचा कि इसे रिटर्न गिफ्ट के साथ दे दूंगा। रिटर्न गिफ्ट? कैसा रिटर्न गिफ्ट? आओ मैं बताता हूँ। कहते हुए उसने मीता को अपनी बाहों में उठा लिया और मीता ने भी किसी तरह का एतराज नहीं दिखाया। तो विवेक की तो दिल की ख्वाहिश ही पूरी हो गई। वो रवि के बेडरूम में उसकी बीवी के साथ था। दोनों मर्यादा भूल चुके थे। जब इंसान अपनी मर्यादा को छोड़कर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करता है तो उसके सपने तो पूरे होते हैं, मगर कई बार उसके सपनों की कीमत उसके पूरे परिवार को चुकानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही मीता के साथ भविष्य में होने वाला था, जिससे वो अनजान थी। मीता को अब जब भी मौका मिलता वो विवेक के साथ रंगरलियां मनाती, क्योंकि उसे विवेक के साथ वो खुशी मिलती थी जो उसे रवि कभी नहीं दे पाया। विवेक उसे तोहफे देकर खुश करने की कोशिश किया करता था। इन सब से अनजान रवि अपने प्रमोशन से खुश था। मीता, अब तो तुम खुश हो ना? मेरी सैलरी पूरे 15,000 रुपए बढ़ गई है। अब तुम अपने लिए कुछ अलग से शॉपिंग भी कर सकती हो। कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलना, तुम्हें जो चाहिए वो दिला दूंगा। ये कहते हुए बिस्तर पर मीता के करीब आने की कोशिश करने लगा तो मीता ने उसे धक्का दे दिया। क्यों? मेरे करीब क्यों आना चाहते हो? ताकि मुझे हमेशा की तरह अधूरा छोड़ दो? कभी मुझे माँ तो बना नहीं पाए। तुम्हारे कारण मैंने हमेशा लोगों के ताने सुने हैं कि मैं बांझ हूँ। मीता की जली कटी बातें सुनकर रवि उस कमरे से बाहर चला गया, मगर मीता को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन विवेक रवि के एब्सेंस में उसके घर में था। तभी कॉलेज से उसकी बेटी पूर्वी आ गई। मीता उसे कमरे में छोड़ पूर्वी के पास गई। पूर्वी अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी और उसे कपड़े बदलते विवेक ने देख लिया और अब उसे हर हाल में पूर्वी को अपने बिस्तर पर लाना था। विवेक, पूर्वी घर आ गई है, तुम अपने घर चले जाओ, मैं तुमसे 1-2 दिन बाद मिलूंगी। मीता के कहने पर विवेक चला गया, मगर उसके मन में पूर्वी को पाने की ख्वाहिश जाग चुकी थी। वो सोच रहा था कि उसे कैसे हासिल करे। कुछ दिन बाद, मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ तो लोग मुझे अजीब सी निगाहों से देखते हैं। क्यों ना कुछ ऐसा करें ताकि हम दोनों को मिलने में कोई दिक्कत ना आए। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, फिर तुम भी खुश, बेटी भी खुश और मैं भी। पागल हो गए हो क्या? वो केवल 18 साल की है और तुम 30 साल के। एक बार को मैं हाँ कर भी दूं, मगर रवि कभी नहीं मानेगा। क्या कमी है मुझ में? बंगला, पैसा, नौकर चाकर सब कुछ तो है। ऐसा दामाद कभी नहीं ढूंढ पाओगी। मैं बिना दहेज की शादी करूंगा। वैसे भी पूर्वी कौन सी तुम्हारी बेटी है जो उसका भला बुरा सोच रही हो? वादा करता हूँ पूर्वी के साथ साथ तुम्हारी भी ऐश हो जाएगी। विवेक की बातों का मीता पर गहरा असर हुआ और वो रवि से पूर्वी और विवेक की शादी की जिद करने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उन दोनों की उम्र में बहुत अंतर है। तो क्या हुआ? अंतर तो हम दोनों की उम्र में भी है। पूर्वी को इतना अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। विवेक ने वादा किया है कि वो हम लोगों को भी बढ़िया सा नया घर देगा।
कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको उस बड़े से घर में विवेक के साथ दिन गुजारने को मिल जाएगा। मैंने उस दिन सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। पूर्वी, अपनी हद में रहो। आखिर हमसे बचकर कब तक छुप सकते थे? हमने ढूंढ ही लिया। मीता जी और विवेक जी, आप खुद बताएंगे उस रात क्या हुआ था, या हम आपसे उकलवाएं? आप लोग बिना मतलब मुझे इस केस में फंसा रहे हैं। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हम डिसाइड कर लेंगे। आप कुछ बोलेंगी मीता जी, या? ये कहते हुए इंस्पेक्टर राठौर ने अपना डंडा हाथ में लिया और उसे डराने लगा। मीता पुलिस की मार के डर से टूट गई। मीता उसे सब बताने लगी। पूर्वी, अपनी हद में रहो। मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? यदि माँ होती तो ऐसी बात कभी नहीं करती। चुप, बिल्कुल चुप। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। अगर शादी नहीं करनी है तो ऐसे ही उसका बिस्तर गर्म करना होगा। मुझे अब ये जिंदगी नहीं जीनी है। विवेक, आ जाओ। मैं भी देखती हूँ कि ये बाप बेटी मेरा और तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। मेरे पास पूर्वी की नेकेड वीडियो है। ज्यादा चू चपड़ की ना तो इंटरनेट पे डाल दूंगी। फिर इससे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे मुझे। चुप कर। तुझे मेरे साथ जो करना है वो कर, मगर मेरी बेटी के बारे में कुछ गलत सोचा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए रवि ने मीता को धक्का दिया तो गुस्से में मीता ने अपने पास रखी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर मार दिया। पूर्वी उसे बचाने आई तो मीता ने उसके सिर पर भी वार कर दिया। ये क्या किया तुमने? वो गलती से। गलती नहीं, ये गुनाह है। भाग जाओ यहाँ से। भूल कर भी मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, समझी तुम? अपनी चंद इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुमने अपने पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया। तुम्हारे पड़ोसियों से तुम्हारे और विवेक के कई किस्से सुने थे, इसीलिए उनकी मौत के बाद तुम दोनों की तलाश की जा रही थी। अब तुम्हें सजा कानून देगा। चंद पल की काम वासना ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। अनैतिक संबंधों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अपने पति और बेटी की हत्या के जुर्म में मीता को उम्र कैद की सजा हुई और विवेक को ब्लैकमेलिंग में साथ देने के लिए और हत्या के बाद कातिल की मदद करने के जुर्म में 7 सालों की सजा हुई।